ओके। सो आज का जो पेपर है मैंने इसलिए चूज़ किया कि ऑलरेडी मेरे चैनल पे नहीं है, तो मैंने कहा कि हम ये वाला करते हैं। जो ऑलरेडी चैनल पे है उनको तो करने का फ़ायदा नहीं है। सो हम क्या कर रहे हैं, आज मई जून 2021 का वेरिएंट 2.1 कर रहे हैं, वेरिएंट 2.1। ठीक है, चलो लेट्स बिगिन। स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन 1। डिफाइन डेंसिटी। हाउ डू यू डिफाइन डेंसिटी? सिंपली डिफाइन डेंसिटी कैसे होती है? मास पर यूनिट वॉल्यूम। जब आपका डिफाइन होता है कमांड वर्ड, और जिस चीज़ को आप डिफाइन कर रहे होते तो उसकी आप मैथमेटिकली भी लिख सकते हो डेफिनेशन लाइक दिस, बट ऐसे मत लिखना। डोंट डू दिस। ठीक है, बता चुका हूँ बात काफ़ी दफ़ा। पिरामिड शेप है, उसकी आपको परपेंडिकुलर हाइट दी हुई है, उसकी स्क्वायर बेस की साइड दी हुई है, उसकी डेंसिटी आपको बताई हुई है, रो है, उसका मास m है, और कह रहे हैं कि मास का फॉर्मूला है 1/3 डेंसिटी इंटू परपेंडिकुलर हाइट इंटू एक्स स्क्वायर। सो एसेंशली हाइट इंटू एक्स स्क्वायर क्या है आपको पता है, इसका वॉल्यूम होगा 1/3 हाइट और एक्स स्क्वायर, ये वॉल्यूम हो जाएगा। और वॉल्यूम को जब डेंसिटी के साथ मिला रहे हैं तो मास आ रहा है। ऐसे ही कर रहे हैं ना। अब उन्होंने सारी सिंबल्स के मतलब बता दिए हैं और कह रहे हैं कि ये मेजरमेंट्स की वैल्यूज आपको दी हुई हैं, और वैल्यूज जो हैं उनके यूनिट सामने लिखे हुए हैं साथ में। तो यूनिट्स का ख्याल रखना है क्योंकि दे आर नॉट एन ऐसा यूनिट्स। एंड देन दे आर गिवन, दे हैव आल्सो गिवन यू द परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन ईच ऑफ दोज वैल्यूज। सो m दिया हुआ है, x दिया हुआ है, h दिया हुआ है। कह रहे हैं कि x के अंदर एब्सोलूट अनसर्टेनिटी निकाल दो। तो x में तुम्हें दी हुई है परसेंटेज अनसर्टेनिटी। परसेंटेज अनसर्टेनिटी का फॉर्मूला तुम लोगों ने क्या पढ़ा हुआ है? परसेंटेज अनसर्टेनिटी होती है एब्सोलूट अपॉन वैल्यू ऑफ एक्स। तो बस इसको रीअरेंज कर लो, ये रीअरेंज करोगे तो क्या हो जाएगा? एब्सोलूट अनसर्टेनिटी इज इक्वल टू परसेंटेज, अच्छा मल्टीप्लाई बाय 100 भी करते हैं ऑब्वियसली, राइट हैंड साइड पे। एक सेकंड जरा लिख लूँ ऐसे करके, मल्टीप्लाई बाय 100 भी करते हैं तो ये हो जाएगा परसेंटेज अपॉन 100। सो बेसिकली 5% ऑफ निकालना है आपने एक्स की वैल्यू। दिस इज व्हाट यू हैव टू डू। सो क्या है परसेंटेज? 5/100। इसकी वैल्यू क्या है? 4.0। क्या आ जाएगा? आंसर आएगा 5/100 मल्टीप्लाई बाय 4, 0.2 प्लस माइनस 0.2। परसेंट एब्सोलूट अनसर्टेनिटी तुम लोगों को बताया हुआ है कि हमेशा वन सिग्निफिकेंट फिगर में ही लिखते हैं, तो वन सिग्निफिकेंट फिगर में लिख के छोड़ दी। ठीक है, आसान है। कह रहे हैं डेंसिटी जो है उसको बाकी मेजरमेंट से कैलकुलेट किया जाता है, परसेंटेज अनसर्टेनिटी डेंसिटी में निकाल दें। तो इसका मतलब है कि डेंसिटी को बनाना पड़ेगा सब्जेक्ट, तो डेंसिटी को सब्जेक्ट बना लेते हैं। ओरिजिनल फॉर्मूला है 1/3 रो एच एक्स स्क्वायर इक्वल्स m। सो डेंसिटी हो जाएगी 3m/h एक्स स्क्वायर। ऐसा ही होगा। अब आपको पता ये चल रहा है कि डेंसिटी की जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी है वो डिपेंड करेगी m की परसेंटेज अनसर्टेनिटी पे प्लस h की परसेंटेज अनसर्टेनिटी पे प्लस x की परसेंटेज अनसर्टेनिटी पे। लेकिन यहाँ पे x जो है उसकी पावर है 2, तो उसके साथ यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा 2। बाकी सब आसान है। m की परसेंटेज अनसर्टेनिटी क्या है? 2। h की परसेंटेज अनसर्टेनिटी क्या है? 4। और x की क्या है? 5। 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा? 10 + 4 14, 14, और ये आ जाएगा प्लस माइनस 16%। हो गया। स्क्वायर बेस है पिरामिड की, और वो एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखी हुई है। कह रहे हैं डेटा को यूज करके प्रेशर निकाल दें। अनसर्टेनिटी नहीं चाहिए। प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया, वेयर फोर्स इज नॉर्मल टू द एरिया। फोर्स है नॉर्मल टू द एरिया क्योंकि पिरामिड का वेट डाउनवर्ड्स होगा और सरफेस एरिया बिल्कुल हॉरिजॉन्टल है। अब आपको ये रियलाइज करना है कि ये जो फोर्स है ये उसका वेट है।
ठीक है। और जो वेट आता है वो आता है mg से। m आपको टेबल से मिलेगा, g आपको पता है क्या होता है, और नीचे आएगा एरिया, और एरिया होगा उसका बेस का एक्स स्क्वायर। सिंपली ऐसे ही है ना, एक्स की वैल्यू का स्क्वायर कर देंगे तो एरिया आ जाएगा, क्योंकि स्क्वायर बेस थी। तो भाई मास आप उठा लो, और देखो पास्कल में आंसर देना है तो यूनिट्स ऐसा ही होंगे। तो मास की वैल्यू कर दोगे 19.5 टाइम्स 10⁻³ -3। जी हो गया 9.81 ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। एक्स की वैल्यू क्या दी हुई है, सेंटीमीटर्स में दी हुई है 4, तो ये हो जाएगा 4 टाइम्स 10⁻²। लेकिन इसको आपने होल स्क्वायर भी करना है अलग से, सो डोंट फॉरगेट दैट। किया आपने इसको, आपका आंसर आएगा 19.5 टाइम्स 10⁻³ तो 9.81 डिवाइडेड बाय 4 टाइम्स 10⁻² का स्क्वायर। आंसर आता है 119.5। तो इसको 120 राउंड ऑफ कर लो टू सिग्निफिकेंट फिगर्स में। क्वेश्चन 2 पे आ जाओ। A person uses a trolley to move suitcases at the airport. The total mass of the trolley and the suitcase is 72 kg. Person pushes the trolley. So forward force लग रही है, horizontal surface है, constant speed है, speed की value ये है. Then he releases the trolley. After it is released, it moves in a straight line and comes to rest. So क्या हो रहा है, decelerate हो रही है। कह रहे हैं उस पर एक constant resistive force लग रही है जो कि 18 न्यूटन की है, जो कि obviously opposite direction में लगेगी। कह रहे हैं power required to overcome the total resistive force so that it can move at constant speed। तो ट्रॉली को जब आपने कांस्टेंट स्पीड पे मूव करना है तो उस पे जो फॉरवर्ड फोर्स लगेगी वो उसकी रेजिस्टिव फोर्स के बराबर होनी चाहिए। तो जाहिर सी बात है इसका मतलब ये भी 18 न्यूटन की लगानी पड़ेगी, और पावर होती है फोर्स इनटू वेलोसिटी। तो फोर्स लगानी पड़ेगी 18 न्यूटन की, और वेलोसिटी होगी 1.4 की। दोनों चीजें जब मल्टीप्लाई होंगी तो पावर आ जाएगी 25 वॉट्स। ओके, इजी है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसको समझने में। ये क्वेश्चन बड़ा कॉमन है। सवाल क्या होता है कि पावर चाहिए कितनी, लेकिन वैल्यू हमेशा रेजिस्टिव फोर्स की दी हुई होती है, लेकिन उससे डिड्यूस ये करना होता है कि क्योंकि स्पीड कांस्टेंट है तो बैकवर्ड और फॉरवर्ड फोर्स भी बराबर होंगी। इसलिए जब आप पावर निकालते हो, यूजफुल पावर या पावर जो ओवरकम करनी पड़ रही है रेजिस्टिव फोर्स को, तो वो 18 × 1.4 ही होगा। अब कह रहे हैं टाइम टेकन टू कम टू रेस्ट। सो जब रिलीज की उसके बाद ट्रॉली पे अब सिर्फ और सिर्फ कौन सी फोर्स एक्ट कर रही है, रिलीज करने के बाद सिर्फ और सिर्फ बैकवर्ड फोर्स एक्ट कर रही है। अब फॉरवर्ड फोर्स तो खत्म हो गई ना। अब ट्रॉली जा रही थी आगे और उसकी इनिशियल स्पीड थी 1.4 मीटर्स पर सेकेंड। फाइनल स्पीड क्या होगी, कम टू रेस्ट, तो ऑब्वियसली जीरो। टाइम यू नीड टू फाइंड आउट। एक्सेलरेशन आपको नहीं पता, बट यू कैन फाइंड आउट द एक्सेलरेशन बिकॉज द रिजल्टेंट फोर्स ऑन द ट्रॉली इज 18। डिस्टेंस भी नहीं, डिस्प्लेसमेंट भी नहीं पता, तो काम सिर्फ ये है कि पहले तो एक्सेलरेशन निकाला जाए। और आपको पता है कि एफ नेट रिजल्टेंट फोर्स एम ए के बराबर होता है। आपको पता है रिजल्टेंट फोर्स 18 है, कह सकते हो -18 भी कह सकते हो। -18 क्यों, क्योंकि अगर आप इस इनिशियल स्पीड को पॉजिटिव कंसिडर करते हो because it's forward, then this is another vector which will be applied to the same situation, so it should be considered as -18। तो यहाँ पे मास है 72 kg, और ये आ जाएगा a, और a ऑब्वियसली आएगा फिर नेगेटिव, जो कि हो जाएगा, एक मिनट, 1/4, सो 0.25 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। यूनिट लिख लेते हैं, अच्छी बात होगी। वैसे तो यहाँ पे आपके यूनिट कोई चेक नहीं करेगा इन बिटवीन द वर्किंग, बट इट्स गुड टू नो। सो क्या आई, एक्सेलरेशन आई। एक्सेलरेशन जब आ गई, अब इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई कर सकते हो। कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई कर सकते हो, ये पता है, ये पता है, ये निकालना है, ये पता है। v इज इक्वल टू u प्लस ए टी अप्लाई हो सकती है। सो v 0 है, u था 1.4, और a जो है वो है -0.25। तो ऊपर वाला माइनस साइन और नीचे वाला माइनस साइन कैंसिल होकर टाइम तो पॉजिटिव ही आएगा, और टाइम आ रहा है 1.4 डिवाइडेड बाय 0.25, तो आंसर आ रहा है 5.6 सेकेंड्स।
ठीक है, तो 2 स्टेप्स में होना था ये सवाल। एक्सेलरेशन पहले निकालनी पड़नी थी और फिर एक्सेलरेशन को इक्वेशन ऑफ मोशन में डालना था। बेटा एक्सेलरेशन 9.81 तो उन चीज़ों के लिए यूज होती है ना, दोज आर दैट आर फॉलिंग। आप बहुत बड़ी एक मिस्टेक करने जा रही हो और बहुत बड़ी कंफ्यूजन हो रही है। 9.81 इज एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल, जो कि फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स के लिए यूज होती है। ये ट्रॉली फॉल थोड़ी कर रही है, ट्रॉली तो सीधी जमीन पे चल रही है, राइट। सो थोड़ा सा फोकस, बिल्कुल आपने मिक्सअप कर दिया चीजों को। ओके, at another place in an airport, the trolley and the suitcases are on a slope. You can see the slope. The person releases the trolley from rest at point X. X पे trolley को release किया, trolley नीचे जाएगी. Moves down the slope in a straight line. The distance that it travels is 9.5. You can see that on the diagram. Component है F, weight का, जो कि इन्होंने यहाँ बनाया हुआ है। तो weight का ये कौन सा component होता है, sin थीटा या cos थीटा, slope के साथ जो एंगल होता है? ये साइन कॉम्पोनेंट होता है कॉस? बोलो, साइन कॉम्पोनेंट होता है, साइन। साइन कॉम्पोनेंट होता है। अच्छा, तो वो कह रहे हैं वो कंपोनेंट जो है डब्ल्यू साइन थीटा, वो जो है ना वो 54 है, उसका नाम उन्होंने एफ दिया है। रेजिस्टिव फोर्स कांस्टेंट है और 18 न्यूटन की है। सारी बातें पता चल गई और सब कुछ आपकी आसानी के लिए उन्होंने डायग्राम बना के दे दिया। डायग्राम अगर वो ना बना के दे तो ये ऐसी बातें हैं जिस स्टोरी को पढ़ के आपको खुद डायग्राम बनाना आना चाहिए। देखो मैं हर क्वेश्चन में क्या करता हूँ, फोर्सेस का क्वेश्चन में तो मैं डायग्राम के बगैर करता ही नहीं हूँ। आदत मतलब होता ही नहीं है मुझसे डायग्राम बनाए बगैर, ऑनेस्टली। सो ऑलवेज ड्रॉ द डायग्राम, विजुअलाइज इट, ड्रॉ द फोर्सेस ऑन इट। दैट्स हाउ यू मेक द क्वेश्चन इजी फॉर यू, स्पेशली फोर्सेस वाला सवाल और एनर्जी रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं। स्पीड निकाले पॉइंट वाई पे, तो आप क्या निकाल रहे हो, फाइनल स्पीड निकाल रहे हो ना। अब फाइनल दोबारा अभी काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स ही चल रही है। तो भाई आपको अगर वो वेट दे देते तो आपके लिए एक स्टेप ज्यादा मुश्किल हो जाता सवाल, क्योंकि फिर आपको एंगल देते वो और फिर एंगल से आप डब्ल्यू साइन थीटा खुद निकालते, जो कि उन्होंने डायरेक्टली आपको दे दिया। सो यू नो अलोंग द स्लोप दिस इज द फॉरवर्ड फोर्स, दिस इज द बैकवर्ड फोर्स, सो द रिजल्टेंट फोर्स विल बी, और उससे आप एक्सेलरेशन निकालोगे। अब ये आएगा 54 माइनस 18 से। ट्रॉली का मास 72 kg है, यू रिमेंबर दैट फ्रॉम द फर्स्ट पार्ट। एक्सेलरेशन क्या है, ये एक्सेलरेशन है 0.5 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। सही निकाला है, एक्सेलरेशन आ गई। अब क्या करोगे, अब आपको करना है फाइनल स्पीड निकालनी है। तो क्या वही v इक्वल टू यू प्लस ए टी यूज हो सकता है? नहीं यूज हो सकता, क्योंकि इस बार आपको डिस्प्लेसमेंट पता है, s पता है। तो s वाली इक्वेशन यूज करो ना, कौन सी होती है, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू एस। इनिशियल स्पीड 0 थी तो उसको तो छोड़ दो, 2 इंटू हाफ इंटू 9.5, v निकालें। 3.08, 3.1 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक हो गया, वर्क डन बाय एफ। बाय एफ निकालना है, ये इंपॉर्टेंट है, फॉर द मूवमेंट ऑफ द ट्रॉली फ्रॉम एफ टू एक्स। अब एफ जब वर्क डन निकालना होता है, आपको पता है कि वर्क डन होता है एफ इंटू डी। कॉस थीटा भी लगाना होता है, राइट, कॉस थीटा भी लगाना होता है, बट यहाँ पे क्योंकि अलोंग द जो फोर्सेस और डिस्प्लेसमेंट है, जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट है वो सेम डायरेक्शन में, सो कॉस 0 लगेगा। और कॉस 0 क्या होता है, 1 के बराबर होता है। सो बेसिकली देयर इज नो पॉइंट इंक्लूडिंग कॉस थीटा इन दिस इक्वेशन। सो एफ का वर्क डन निकालना है, तो एफ की फोर्स और 9.5 मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट्स व्हाई इट्स 1 मार्क, इट्स वेरी इजी। सो 54 इंटू 9.5। अभी तक ये पेपर बहुत इजी चल रहा है, आगे जाके प्रॉब्ली थोड़े मुश्किल सवाल हैं। पोटेंशियोमीटर का भी क्वेश्चन है इसमें जो मैं आपसे बोल रहा था। तो ये आपका वर्क डन आ रहा है, 2 सिग्निफिकेंट फिगर में लिखे हैं तो 510 बनता है। ट्रॉली ये अच्छा पार्ट है, ग्राफ। ग्राफ्स जो हैं वो हमेशा आपको चैलेंज करते हैं, स्पेशली ऐसे ग्राफ्स जो कि आपने सिलेबस में पढ़े हुए नहीं होते, बट आपको खुद उनकी शेप रिकॉग्नाइज करनी होती है। यू ऑलवेज सी दिस, एटलीस्ट एक तो ऐसा आता ही है पार्ट पूरे पेपर में, एक नहीं तो 2 आ जाएंगे, जहाँ पे आपको ऐसा ग्राफ स्केच करना होता है
जो आपने कभी भी पढ़ा हुआ नहीं होगा, बट दे विल एक्सपेक्ट यू टू मेक इट बिकॉज यू कैन मेक द रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल्स। सो ट्रॉली को जब रिलीज किया तो उसका टाइम था 0, और जाहिर सी बात है अब वो कह रहे हैं कि आप ग्राफ स्केच करें टाइम और वर्क डन की फ्रॉम एक्स टू वाई, न्यूमेरिकल वैल्यूज आर नॉट रिक्वायर्ड। अब वर्क डन क्या होता है, एफ इंटू, यार डी क्यों लिखा मैंने, मुझे एस लिखना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट इंटू डिस्प्लेसमेंट। एंड यहां पे मुझे W और T का रिलेशनशिप चाहिए, तो S को कोई इक्वेशन ऑफ मोशन लगा के यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करनी पड़ेगी। क्या ये वाली सब्स्टिट्यूशन हो सकती है? नहीं, बिकॉज इस इक्वेशन में T आता ही नहीं है। सो लेट्स राइट एन इक्वेशन ऑफ मोशन जिसमें S इन टर्म्स ऑफ T लिखा हुआ होता है। ऐसी कौन सी इक्वेशन है? देखो ये कांस्टेंट स्पीड से मूव नहीं कर रहा है, एक्सेलरेशन वाली इक्वेशन आएगी। तो 4 इक्वेशंस ऑफ मोशन है, एक्सेलरेटेड मोशन वाले जो हैं, उसमें कौन सी इक्वेशन है जिसमें आप, एक है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ई टी स्क्वायर, आई थिंक ये वाली सही फिट हो जाएगी, क्योंकि इसमें बाकी सारी चीजें कांस्टेंट है। अब क्योंकि यू कांस्टेंट था, सॉरी यू 0 था, तो हाफ ए टी स्क्वायर आ गया। सो व्हाट दिस इक्वेशन बिकम्स इज देन एफ इंटू हाफ ए टी स्क्वायर। नाउ एफ, जिन जिन चीजों को टिप कर रहा हूँ, एफ और ए कांस्टेंट है, ऐसा ही है ना। फोर्स 54 की लग रही है थ्रू आउट, वो उसके वेट का कंपोनेंट है, वो तो चेंज नहीं होगा। एक्सेलरेशन भी यूनिफॉर्म है। सो व्हाट इज देन, व्हाट आर द वेरिएबल्स? डब्ल्यू टी के स्क्वायर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कोई यहाँ पे प्लस सी भी नहीं है। प्लस सी होता तो इक्वेशन ऊपर से स्टार्ट होते ग्राफ, लेकिन ये बिल्कुल 0,0 से स्टार्ट होगा। क्या शेप बनेगी अब आपको पता होना चाहिए। आई थिंक मैंने फॉर्मली आपके नोट्स में कहीं नहीं डाली है शेप्स, लेकिन मुझे लगता है मैं कम से कम पढ़ाते हुए बीच में अलग अलग टाइम पे ये शेप्स सारी बार बार आपको रिमाइंड करवा चुका हूँ कि आपको पता होनी चाहिए। सो ये एक्स स्क्वायर के ग्राफ की क्या शेप होती है बच्चों? सिंपली एक्स स्क्वायर, और कुछ भी नहीं है, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। तो क्या शेप होगी ग्राफ की? इंक्रीजिंग कर्व। इंक्रीजिंग कर्व, इंक्रीजिंग कर्व, एंड इनिशियल ग्रेडियंट बिल्कुल 0 होना चाहिए। सो यू हैव टू शो कि इंक्रीजिंग ग्रेडियंट बिल्कुल फ्लैट हो, मतलब इसको मैं मेक शो कर रहा हूँ कि यहाँ पे ग्राफ को थोड़ा फ्लैट रखो, और 0,0 से स्टार्ट होना लाजमी है। सो दिस इज व्हाट यू विल मेक। ठीक, एंगल is constant, frictional forces also constant, explain why in practice. So practically it is incorrect to assume that the total resistive force is constant between x y। क्यों रेजिस्टिव फोर्स कांस्टेंट नहीं होगी? हमने अज्यूम कर लिया कि ये जो बैकवर्ड फोर्स है ये 18 न्यूटन की, ये कांस्टेंट है, बट रियलिटी में ये कांस्टेंट नहीं होगी। ये फोर्स कौन सी चीजों की वजह से आती है? ये जो रेजिस्टिव फोर्स है, दिस इज ड्यू टू व्हाट रीजंस? resistive force is due to friction and what else? और कौन सी बैकवर्ड फोर्स लग सकती है ट्रॉली पे बच्चों? एयर रेजिस्टेंस। एयर रेजिस्टेंस। और मसला एयर रेजिस्टेंस का ही है। क्या मसला है अली एयर रेजिस्टेंस का? एयर रेजिस्टेंस कांस्टेंट क्यों नहीं रहेगा? एयर रेजिस्टेंस कांस्टेंट क्यों नहीं रहेगा? एयर रेजिस्टेंस कुछ चीजें होती हैं, उनके साथ साथ एयर रेजिस्टेंस बढ़ता है। कौन सी चीजों के साथ एयर रेजिस्टेंस बढ़ता है? increases with speed। विद स्पीड एंड सरफेस एरिया एंड ऑल, बट यहाँ पे स्पीड बढ़ रही है ना उसकी, तो स्पीड बढ़ेगी तो एयर रेजिस्टेंस तो बढ़ेगा। तो यही बात यहाँ करनी है। एसेंशियली आंसर आपका यही है, बट मैंने जरा थोड़ा और फर्दर पीछे से एक्सप्लेन करके किया। आंसर जो है वो सेकंड सेंटेंस है, एयर रेजिस्टेंस इंक्रीजेस विद स्पीड, दैट्स द मेन पॉइंट, दैट्स व्हाट दे आर लुकिंग फॉर। चलो भी चलो, चलते रहेंगे। पेंडुलम है, कंसिस्ट ऑफ अ स्फीयर, स्फीयर सस्पेंडेड फ्रॉम अ स्टिंग एट अ फिक्स पॉइंट P, got it? Sphere swings from side to side at one instant, sphere is at its lowest point X, where kinetic energy is this, momentum is this, right, in a horizontal direction। So obviously यहाँ पे जब वो होता है तो यूं मूव कर रहा होता है, इस वक्त इसकी मोमेंटरीली वेलोसिटी भी यूं होती है, तो मोमेंटम भी यूं होगा। काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम की वैल्यू आपको दी है। शॉर्ट टाइम लेटर, थोड़ी देर के बाद, the position is y where it is momentarily stationary,
और ये इसकी मैक्सिमम हाइट है। तो ऑब्वियसली आपको पता है कि पेंडुलम यहाँ जाके रुकता है वापस आने से पहले, मोमेंटेरीली एट रेस्ट होगा। अब क्या कह रहे हैं कि एक्स और वाई के बीच में जो वर्टिकल हाइट है वो h है, जिससे आप चेंज इन जीपी वगैरह निकाल सकते हो, राइट। तो अब आगे बात करते हैं। तो कह रहे हैं कि लेंथ फिक्स्ड है, वेट नेग्लिजिबल है। स्ट्रिंग का वेट नेग्लिजिबल है, बॉल का वेट नहीं नेग्लिजिबल ऑब्वियसली। ये रेजिस्टेंस को भी इग्नोर करते हैं। ड्रॉ अ लाइन टू रिप्रेजेंट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द सेंटर ऑफ द स्फीयर फ्रॉम वाई टू एक्स। डिस्प्लेसमेंट इन दोनों पॉइंट्स के बीच में क्या होगी? यहां से लेकर यहां तक डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर कैसे बनाया जाता है? एवरीवन नोज दिस, आई एम अज्यूमिंग। इसमें कोई बहुत मुश्किल बात तो नहीं है। ऐसे शो किया जाता है डिस्प्लेसमेंट को। इसको कुछ लेबल तो नहीं करना, कुछ लेबल नहीं करना, तो हम आगे चलते हैं। अब अगला पार्ट रीड करो। शो मास शुड बी 0.3 kg। तो अब आप मास निकालने बैठे हो, क्या यहाँ पे इंफॉर्मेशन है जिससे आप फर्दर मास निकाल सकते हो? 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, राइट। क्या इंफॉर्मेशन दी हुई है आपको? काइनेटिक एनर्जी दी हुई है। काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूला में भी मास आता है, लेकिन स्पीड नहीं दी हुई, तो कैसे निकालोगे? मोमेंटम दिया हुआ है, मोमेंटम के फॉर्मूला में भी मास आता है, लेकिन वही स्पीड या वेलोसिटी नहीं दी हुई। अब क्या करें? इज देयर अ फॉर्मूला दैट लिंक्स दीज टू, एंड हैव वी लर्नड इट? वी डोंट नीड टू डिराइव इट फ्रॉम द बिगिनिंग। उन्होंने इक्वेशन में डिराइव किया हुआ है मार्किंग स्कीम में, लेकिन मार्किंग स्कीम में उसके सी मार्क्स हैं। सी मार्क्स होते हैं वो मार्क्स जो अगर फाइनल आंसर ठीक हो तो वो पहले ही मिल जाते हैं। सो ऑब्वियसली आई वांट यू टू लर्न दिस फॉर्मूला। एंड व्हाट इज दैट फॉर्मूला? कि काइनेटिक एनर्जी p²/2m होती है। ये फॉर्मूला आपको बताया हुआ मैंने, है ना याद? राइट। इसको अप्लाई करें और आंसर आ जाएगा, क्योंकि m निकालना है। सो भाई 0.86 इधर, 0.72 का स्क्वायर इधर, 2 इधर, m इधर। लेट्स सॉल्व दिस एंड फाइंड आउट द आंसर। 0.3 आना चाहिए। तो असल में क्वेश्चन उन्होंने अपनी तरफ से 3 मार्क्स का इसलिए बनाया कि ओहो भाई डिराइव करनी पड़ेगी एक्सप्रेशन, लेकिन अगर आपने डेरिवेशन पढ़ी और आप अप्लाई कर सकते हो तो देन व्हाट्स द प्रॉब्लम? बस हाफ mv² और mv को आपने कंबाइन ही करना होता है। एनीवे सो क्या हो जाएगा? वर्किंग करें यहाँ पे, m वुड बी इक्वल टू 0.72 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 0.86। तो ये 0.301 आ रहा है। डन। हाइट h निकालनी है। नाउ दिस इज अबाउट एनर्जी। आपको पता है कि स्फीयर ऊपर जा रहा है, ऊपर जाते हुए कोई चीज कौन सी एनर्जी लूज करती, कौन सी गेन करती? सच अ सिंपल क्वेश्चन। बताओ बेटा। gain in potential energy और लॉस इन? and loss in kinetic energy. तो क्या कह सकता हूँ कि पोटेंशियल एनर्जी का जो गेन है वो काइनेटिक एनर्जी के लॉस के बराबर है। और काइनेटिक एनर्जी 0.86 थी और बाद में हो गई थी 0। तो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो होती है mgh। तो m आपको पता है कि 0.3 है, g आपको पता है कि 9.81 है, h आपको निकालना है, राइट साइड पे 0.86 है। हो गया सॉल्व। आंसर आया 0.29। सान अभी तक पेपर ये इतना मुश्किल है नहीं यार, वाकई में। इसका थ्रेशोल्ड, हम थ्रेशोल्ड चेक नहीं कर रहे वैसे, लेकिन कर सकते हैं आज। अगर जल्दी खत्म हो गया तो मुझे लग रहा है कि आज टाइम पे हम खत्म कर लेंगे। डिस्टेंस बिटवीन p एंड सेंटर ऑफ द स्फीयर इज 0.93। व्हाट? अच्छा, p कहाँ पे? p ये है और सेंटर ऑफ द स्फीयर। सो बेसिकली उन्होंने आपको ये लेंथ बताई है। कितनी बताई है? 0.93। व्हेन द स्फीयर इज एट y, एंगल थीटा है। कह रहे हैं एंगल 47 शो कर दें। अब ये सवाल ट्रिग्नोमेट्री का सवाल, ये फिजिक्स का सवाल नहीं है, बट ऑब्वियसली फिजिक्स एंड मैथ्स गोज हैंड इन हैंड। अब चल क्या रहा है कि वो कह रहे हैं बेटा ये वाली लेंथ 0.93 मीटर है, बट क्योंकि ये स्ट्रिंग की लेंथ चेंज नहीं होती तो ये वाली लेंथ भी कितनी है? 0.93 है। अब अगर ये वाली लेंथ 0.93 है
हमें क्या निकालना है, एंगल निकालना है ये वाला, और इसको 47 शो करना है। इसको कैसे शो करेंगे, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है ये आइसोसेलेस ट्रायंगल। लेकिन एक प्रॉब्लम और है यहाँ पे, थोड़ा सा लंबी वर्किंग है ना इसकी। आई थिंक ये 3 मार्क का है, 1 मार्क का है। ओए, 1 मार्क का कैसे है ये? सो अगर ये भी 90, ये भी आइसोसेलेस ट्रायंगल है, वी डोंट नो दिस। अगर ये पता हो तो फिर हम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन लगा सकते हैं। अब एच मुझे पता है, एच कितना है, एच आया था 0 पॉइंट, कितना आया था भाई, 0.29 आया था। अब एच अगर 0.29 है तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, क्या मैं ये एंगल निकाल सकता हूँ? क्या हो गया यार यहाँ पे, देखने में तो सवाल सिंपल लग रहा है बट लेट्स सी, थोड़ा सा फोकस करते हैं, समझ आ ही जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री में हमने और क्या बातें पढ़ी हैं, दो साइडें अगर पता हो और उनका बीच वाला एंगल निकालना हो। कोसाइन रूल भी तभी लगेगा अगर ये वाली साइड पता हो। व्हाट आर वी गोइंग टू डू, एज पता है। हम्म सर क्या हम 0.93 को माइनस कर सकते हैं 0.29 से, और फिर ये आ जाएगा। अब यस, और फिर हम जैसे हाँ जो नॉर्मल हाँ 90 हाँ हाँ, सही बोल रहे हो, सही राइट बोल एंगल रहे ट्रायंगल है। हो। एक नया ट्रायंगल बन जाएगा तो हम ये कर सकते हैं। गुड गुड गुड। तो ये बन जाएगा यार, एक ट्रायंगल बना लेते हैं इसके ऊपर हाइलाइटर से। हम ये ट्रायंगल बना लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक की हाइट फिगर आउट करो, 1 मिनट रुको जरा, इसको थोड़ा पतला बनाते हैं। सो यहाँ से यहाँ तक की हाइट फिगर आउट करो। गुड सजेशन। 0.638 है। और ये आ गया, ठीक है जी। अब आप ये वाली हाइट पहले फिगर आउट करें, ये वाली हाइट, ये कितनी आएगी, 0.93 माइनस 0.29। तो 0.93 माइनस 0.29 क्या है, 0.64, 0.638 क्यों बोल रहे हो? अच्छा हाँ, वो तुम राउंडेड ऑफ वैल्यू नहीं यूज कर रहे, ठीक है चलो खैर, अभी सिंपल रखते हैं इसको। 0.64 मीटर्स ये वाली हाइट है। इसका तुम्हें नहीं पता, लेकिन ये तुम्हें पता है कि 0.93 है ना। अब आपको ये वाली साइड पता है, ये वाली साइड पता है, ये वाला एंगल आप निकाल अब सकते बस कोस कोस थीटा कर लेंगे और हो हो। ये जाएगा। हाइपोटेन्यूज है और ये ऑपोजिट है, साइन थीटा लगाऊंगा मैं तो। अच्छा तुम ये कह रहे हो, सही से सही सही है जी बात। एंगल भी बन रहा है। तुम ये वाला निकाल रहे हो, तो ये एंगल और थीटा के बराबर होगा, तो कॉस एंड कॉस थीटा लगाते थे, वेरी गुड। कॉस थीटा होगा दिस अपॉन दिस, ठीक है। तो गुड, थैंक यू। कॉस थीटा और 0.64 डिवाइडेड बाय 0 पॉइंट क्या है, 93। तो कॉस इनवर्स 0.64 0.93, क्या जवाब आता है? 46.5, राउंड ऑफ होके 47 डिग्रीज हो गया। हो गया भाई, शो। कैलकुल फॉर द स्फीयर एट पोजीशन वाई, पोजीशन वाई के लिए वो कह रहे हैं, एट पोजीशन वाई कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इट्स वेट अबाउट पी। तो जब ये पोजीशन वाई पे है बेटा, तो वेट की फोर्स कहाँ पे एक्ट कर रही है? जब ये पोजीशन वाई पे है तो वेट की फोर्स यूं एक्ट कर रही है, ऐसे ही एक्ट कर रही है ना। और आपको इसका मास पता है, 0.3 उसका मास था केजी। और आपको डिस्टेंस जो चाहिए होगा पॉइंट पी से, वो कौन सा चाहिए होगा? अब ये वाली बात आप मुझे खुद बताओगे। इनमें से जो डायग्राम पे कोई डिस्टेंस लिखा हुआ है, क्या इनमें से कोई डिस्टेंस अप्लाई हो सकता है? बोलो। क्या ये डिस्टेंस लगा सकता हूँ, ये वाला, ये भी तो पिवट से डिस्टेंस है। क्या ये वाला डिस्टेंस लगा सकता हूँ, ये भी तो पिवट से एक डिस्टेंस बन रहा है। नहीं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा होगा? आई वांट यू टू आइडेंटिफाई व्हाट डिस्टेंस इज इट। आई नो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, वो तो हमने डेफिनेशन में पढ़ा हुआ है। तो भाई इसकी लाइन ऑफ एक्शन बनाओगे, इसकी लाइन ऑफ एक्शन यूं जा रही है फोर्स की। इसका पी से लाइन ऑफ एक्शन का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनता है वो ये है, ये आपको ढूंढना है भाईजान, ये वाला ढूंढना है।
ये डिस्टेंस डी ढूंढना है। अब ये कैसे आएगा, पाइथागोरस थ्योरम से आ जाएगा। तो पहले मैं डी निकालता हूँ पाइथागोरस थ्योरम से। ये मेरा ट्राइंगल है, ये 0.64 है, ये 0.93 है, ये डी है। तो डी हो जाएगा जी, डी स्क्वायर हो जाएगा कौन सा, 0.93 का स्क्वायर माइनस 0.64 का स्क्वायर। डी की वैल्यू क्या आई, जवाब आया 0.675 meters. So this distance is what we are going to use. ये जो 0.675 डिस्टेंस आ रहा है, ये डिस्टेंस इस वेट से मल्टीप्लाई होगा, जो कि वेट आ जाएगा mg से। मास आपको पता है कि इतना है स्फीयर का। ठीक हो गया बेटा। तो मोमेंट निकालने के लिए आप क्या करोगे, mg इंटू डी। mg मेरी फोर्स है और d मेरा डिस्टेंस है। 0.3 इंटू 9.81 इंटू 0.675। सो जवाब आया 1.98। 1.98 राउंड ऑफ होके टू सिग्निफिकेंट फिगर्स में 2.0 बनेगा। ठीक। स्टेट एंड एक्सप्लेन वेदर द स्फीयर इज इन इक्विलिब्रियम एट पोजीशन y। अब यू माइट बी टेम्प्टेड टू से कि स्टेशनरी है तो इसलिए इक्विलिब्रियम में है, बट स्टेशनरी बेटा मोमेंटेरीली है, और वो इसलिए सिर्फ मोमेंटेरीली स्टेशनरी हुआ है क्योंकि उसका जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है वो यहाँ से गुजर के ही जा सकता है ना नीचे। उसकी नेगेटिव वेलोसिटी तभी हो सकती है जब वो जीरो से गुजरेगा। इसका मतलब ये थोड़ी कि यहाँ वो इक्विलिब्रियम में हो गया। इक्विलिब्रियम में तो कोई चीज तब होती है जब उसका थ्रू आउट ऐसे जीरो वेलोसिटी होती है। अगर किसी चीज की सिर्फ मोमेंटेरीली वेलोसिटी जीरो हो रही है क्योंकि उसने डायरेक्शन बदलनी, तो वो इक्विलिब्रियम में थोड़ी हो जाएगा। इक्विलिब्रियम की असल कंडीशन होती है कि उस पर मोमेंट और उस पर रिजल्टेंट मोमेंट और रिजल्टेंट फोर्स जीरो, ना उस पर रिजल्टेंट मोमेंट जीरो है ना उस पर रिजल्टेंट फोर्स जीरो है। ये वाली इस पर फोर्स वेट की लग रही है और यहाँ पे इस पर टेंशन की फोर्स लग रही होगी, राइट। ये दोनों फोर्सेस मिला के, पहली बात तो ये कि फोर्सेस भी इक्विलिब्रियम में नहीं होंगी। सो फोर्सेस भी जो है वो नहीं है। फोर्सेस भी क्या कहते हैं यार, फोर्सेस जो हैं वो रिजल्टेंट फोर्स जीरो नहीं है और रिजल्टेंट मोमेंट भी जीरो नहीं है। बस ये आपकी एक्सप्लेनेशन होनी चाहिए। जो कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम उनको कोट करके बता दो, ठीक है। रिजल्टेंट मोमेंट भी है, रिजल्टेंट फोर्स भी है। देयर इज अ रिजल्टेंट, इनमें से कोई एक बात लिख सकते हो क्योंकि एक मार्क का है, लेकिन हम दोनों लिख देते हैं क्योंकि हमें दोनों पता है। सो नॉट इन, ये मेरे टी को क्या हो गया, इन इक्विलिब्रियम। चलें फिर आगे, कितने मार्क्स का पेपर रह गया। प्रोग्रेसिव वेव, व्हाट इज मेंट बाय वेवलेंथ। between two, distance between two wave fronts, distance between two adjacent wave fronts लिख दो, या ये लिख दो कि distance between two points in phase, ये minimum distance between two point in phase या two adjacent points in phase, right। तो ऐसे लिख देते हैं, minimum distance between two points in phase। जो इन फेज पॉइंट्स होते हैं उन्हीं के ऊपर आप वेव फ्रंट्स भी बनाते हो, जो क्रेस्ट्स होती हैं उन पे आप वेव फ्रंट्स बनाते हो ऐसे, तो वो वेवलेंथ बन जाती है आपकी, राइट। लाइट वेव, अच्छा यहाँ पे क्रेस्ट या ट्रफ मत लिखना यार, क्रेस्ट ट्रफ कंप्रेशन रेयरफैक्शन मत लिखना, क्योंकि उन्होंने ये नहीं बोला कि ट्रांसवर्स है या लॉन्गिट्यूडनल है, तो आप यू कांट रियली से कि उसमें से क्या होगा। लाइट वेव हैज अ वेवलेंथ ऑफ 460 इन वैक्यूम। वैक्यूम है तो आपको स्पीड पता है उसकी, पीरियड निकाल दो। पीरियड निकालने के लिए आपको चाहिए होती है फ्रीक्वेंसी, और आपने दूसरा फॉर्मूला पढ़ा हुआ है v इज इक्वल टू लैम्डा एफ। सो कैन आई री राइट दिस फॉर्मूला एज v इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन टी, और क्या डायरेक्टली यहाँ से हो सकता है सॉल्व,
स्पीड आपको पता है कि लाइट की वैक्यूम में कितनी होती है, 3.0 टाइम्स 10⁻8। वेवलेंथ आपको दी हुई है 460 नैनोमीटर में, तो 10⁻⁻9 टी आ जाएगा सेकंड्स में। जल्दी से निकालते हैं। जवाब आ रहा है 1.5 टाइम्स 10⁻⁻15। बहुत ही छोटा पीरियड आ रहा है, मतलब बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसी है, क्योंकि लाइट की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा ही होती है। चलें जी चलें। Light from the laser is incident normally on a diffraction grating. Describe the diffraction. We know diffraction में क्या होता है। Diffraction grating में जब diffraction होती है कैसे होती है? Light passes through narrow slits and spreads out. आगे लिख दो बेशक into a geometric pattern, but सही है, spreads out है काफी। Diffraction grating यूज हो रही है डिफरेंट वेवलेंथ्स के साथ। तो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पे लैम्डा है जिसको चेंज किया जा रहा है, और विजिबल लाइट की वेवलेंथ यूज कर रहे हैं, देखो 400 से 700 नैनोमीटर तक फॉर विजिबल लाइट। अच्छा, अब वो कह रहे हैं कि एंगल जो है साइन थीटा फोर्थ ऑर्डर के लिए, फोर्थ ऑर्डर मतलब n इज इक्वल्स टू 4 को कांस्टेंट रखा जा रहा है, और उसका जो एंगल है वो सेंटर से जो बन रहा है उस एंगल को साइन थीटा को प्लॉट किया जा रहा है वाई एक्सिस पे, और लैम्डा और साइन थीटा का आपको ग्राफ बना के दे दिया। नाउ व्हाट फॉर्मूला अप्लाइज टू दिस इक्वेशन और दिस पर्टिकुलर सिचुएशन? डी साइन थीटा इक्वल्स एन लैम्डा। हमने नोट्स में इस फॉर्म में लिखा हुआ है फॉर्मूला। साइन थीटा को सब्जेक्ट बनाओ तो एन अपॉन डी इंटू लैम्डा। लैम्डा तुम्हारा एक्स बन रहा है यहाँ पे, और साइन थीटा तुम्हारा वाई बन रहा है। वो कह रहे हैं ग्रेडियंट है जी, तो ये जो है आपका, ये आपका जी है ना? तो वो यही कह रहे थे कि डिटरमिन एन एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ जी फॉर द डिस्टेंस डी बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द टू एडजेसेंट स्लिट्स। ये डी की बात करें, जो डी आपका फॉर्मूला में डी है वही होता है ना, डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट्स। तो ये वर्किंग तो मैंने ऑलरेडी कर ली यहाँ पे कि ग्रेडियंट जो है वो किस चीज़ के बराबर होता है। आपने इक्वेशन लिखी, उसको स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन को आप किस चीज़ से कंपेयर करते हो? वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से। सी तो यहाँ पे है नहीं क्योंकि इंटरसेप्ट है ही नहीं। पता चला कि ग्रेडियंट जो है बेटा वो एन अपॉन डी के बराबर है, लेकिन उन्होंने कहा डी को सब्जेक्ट बनाओ, तो डी हो जाएगा एन अपॉन जी। एन अपॉन जी मेरा आंसर नहीं होगा। वजह इसकी ये है कि उन्होंने बताया था कि फोर्थ ऑर्डर है, तो 4 अपॉन जी हो जाएगा मेरा आंसर। ठीक चल रहे हैं हम? ऑल ओके सो फार? स्केच अ ग्राफ टू शो द रिजल्ट दैट वुड बी ऑब्टेन फॉर n इज इक्वल्स टू 2। तो ग्रेडियंट आधा हो जाएगा ना यार आपका। अब आपका जो ग्रेडियंट होगा, पहले था आपका ग्रेडियंट 4 अपॉन डी के बराबर। डी तो कांस्टेंट ही रखा हुआ है, ये था ओल्ड लाइन का ग्रेडियंट। जो न्यू लाइन का ग्रेडियंट है, हैज द स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप्ड? लेट मी शेयर इट अगेन। नजर आ रही स्क्रीन? हाँ, कैन यू सी जी इट? सर। आ गई? जी सर। ओके, चलते हैं बात करते हैं आगे। तो न्यू लाइन का जो ग्रेडियंट है वो ऑब्वियसली क्या होगा, 2 अपॉन डी। ओल्ड लाइन का ग्रेडियंट था 4 अपॉन डी, तो ग्रेडियंट हाफ हो गया ना। ग्रेडियंट क्या हो गया? हाफ हो गया। और सिर्फ ग्रेडियंट हाफ नहीं हुआ, हर वैल्यू ऑफ साइन थीटा आधी हो जाएगी। अगर इस इक्वेशन को तुम देखो तो यहाँ पे n 4 था, d तो कांस्टेंट है, लैम्डा की वही वैल्यूज वेरी की जाएंगी, लेकिन यहाँ पे 4 के बजाय अब 2 डाल देंगे तो सारी साइन थीटा की वैल्यूज आधी हो जाएंगी। तो लिटरली ये जो जितने पॉइंट्स बने हुए हैं उन सबको आधे आधे कोऑर्डिनेट पे बना दो। जैसे ये कितने बॉक्सेस पे बना हुआ है? ये तकरीबन 6 बॉक्सेस पे बना हुआ है, तो इसको 3 बॉक्सेस पे बना दोगे आप तकरीबन। जो चीज़ 6 बॉक्सेस बनी हुई है उसको 3 बॉक्सेस पे बना दो, तकरीबन 3 बॉक्सेस से थोड़ा नीचे, ये वाला पॉइंट। और ये वाला बॉक्स, ये 10 बॉक्सेस पे बना हुआ है तो इसको 5 बॉक्सेस पे बना दो, इससे आपको स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। ये जो आपकी लाइन है ये n इज इक्वल टू 2 के लिए, ये n इज इक्वल टू 4 की लाइन है, ये n इज इक्वल टू 2 की लाइन है। 1 की लाइन और स्टीप होगी, 3 की लाइन यहाँ होगी, 4th 5th ऑर्डर की यहाँ लाइन होगी। एनीवेज, लेट्स गेट रिड ऑफ द अदर वंस। सो दैट्स योर आंसर।
इजी क्वेश्चन है. अगेन यू आर लुकिंग एट अ ग्राफ ऑफ स्ट्रेट लाइन और उसमें ग्रेडियंट का कॉन्सेप्ट यूज होता है. तो एक तो जो डिफरेंट स्केच करने होते हैं अपने ग्राफ, जो कर्व शेप में होते हैं या स्ट्रेट लाइन के भी हो सकते हैं, और वो रिलेशनशिप पता करके करने होते हैं. और ये वाले जो ग्राफ्स हैं स्ट्रेट लाइन वाले, या आपने पढ़े हुए भी हैं, इनके बहुत सारे क्वेश्चंस भी किए हैं. सेकंड लॉ को लिख दें, स्टेट किर्चॉफ सेकंड लॉ. सो आपको पता है सम ऑफ EMFs should be equals to sum of PDs around a loop in a loop भी नहीं, closed loop लिख दो, in a circuit. ठीक है भाई, चलते हैं आगे. 1 मिनट दें प्लीज. राइट, ये क्लोज्ड का वर्ड वैसे इंपॉर्टेंट है यार, इसको भूलना मत. मार्किंग स्कीम में जो वर्ड अंडरलाइंड हो ना, वो समझ जाओ आप छोड़ नहीं सकते, उसके बगैर आपका मार्क चला जाता है. सो जो चीज़ अंडरलाइंड है वो इंपॉर्टेंट है. तो डेफिनेशन बेटा पक्की याद करके जाना, ये नहीं छोड़ना कि बोलना कि अच्छा आपको कॉन्सेप्ट में आप सिर्फ इतनी सी बात याद रखते हो, लेकिन डेफिनेट जब आप लॉ लिख रहे होते हो तो आपको एज इट इज लिखना होता है, कोई बात उसमें इंपॉर्टेंट मिस आउट नहीं करनी होती. सो दैट्स व्हाई यू हैव टू राइट दिस. अच्छा 1 मिनट देना प्लीज. आपके पास पोटेंशियोमीटर का सवाल आ गया. ये पोटेंशियोमीटर वायर है और यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगा हुआ, नल मेथड यूज होगा. लेकिन क्वेश्चन को और इंटरेस्टिंग बनाया गया, इंटरनल रेजिस्टेंस भी और एक अलग से भी रेजिस्टर लगा हुआ है. तो आपने आज जो पोटेंशियोमीटर पढ़ा और पिछली क्लास में जो पढ़ा, सिर्फ इस बात को समझ लो कि यहाँ से यहाँ तक जो टोटल पीडी होगा वो 4 के बराबर नहीं होगा, इट विल बी लेस देन 4. तो हम जो भी कैलकुलेशंस करेंगे वो जो यहाँ पे एक्चुअल पीडी होगा यहाँ से यहाँ तक का, उसको लेकर करेंगे इसकी. ठीक है ना. तो अभी आपने किया हुआ है, बस इसमें जो थोड़ा सा फर्दर क्वेश्चन के अंदर कॉम्प्लिकेशन है उनसे हम डील कर लेंगे. सेल EMF है 4, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है 0.35, एक यूनिफॉर्म रेजिस्टेंस वायर है XY, और एक और अलग से रेजिस्टर R लगा हुआ है. कह रहे हैं जो वायर XY है उसका रेजिस्टेंस 0.9 है. गुड हो गया जी. और कह रहे हैं कि वायर के अक्रॉस जो PD है वो 1.8 है. सो दे मेड इट रियली इजी फॉर यू, दे हैव टोल्ड यू कि वायर के अक्रॉस PD क्या है, आपसे निकलवाया भी नहीं. कह रहे हैं वायर के अक्रॉस PD 1.8 वॉट है, वोल्ट्स है, और यूनिफॉर्म वायर का रेजिस्टेंस है कितना, 0.9 ओम्स. करंट इन वायर, वायर में करंट निकालना है तो वो उसका ही PD ले लो और उसी का रेजिस्टेंस ले लो तो करंट आ जाएगा. उसकी डायरेक्ट वैल्यूज आपको दी हुई हैं. तो 1.8 डिवाइडेड बाय 0.9, आई थिंक ये 2 आना चाहिए, 2.0 एम्पेयर आ गया. ठीक हो गया. नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स that will pass through the battery in a time of 0.45 सेकंड. अब मैंने बैटरी को क्यों हाईलाइट किया यहाँ पे, क्योंकि बैटरी वाला करंट आप देखोगे, लेकिन बात सारी ये है कि इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है. जो करंट यहाँ से पास कर रहा है XY में से, वही करंट पूरे सर्किट में से गुजरना है. एक सिंपल सीरीज सर्किट है. सो करंट की वैल्यू कितनी थी, 2.0 एम्पेयर्स. 2.0 एम्पेयर्स का करंट है, और करंट से आप निकाल सकते हो चार्ज, Q इज इक्वल टू IT. चार्ज कितना आ जाएगा, 2 टाइम्स 45, 90 कूलम्स का चार्ज पास कर रहा है. नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स अगर आपने निकालना है तो आप क्या करते हैं, टोटल चार्ज लेते हैं और उसको E से एलिमेंट्री चार्ज की वैल्यू जो कि 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है उसकी वैल्यू से डिवाइड कर देते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं. सो इट्स 90 डिवाइडेड बाय 5.625, 5.6 टाइम्स 10 टू द पावर 20. इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि गुजर रहे हैं 45 सेकंड्स में बैटरी में से. रेजिस्टेंस R निकाल दें. रेजिस्टेंस R किधर है मेरे बच्चे, ये निकालना है आपने. अब ये तीनों रेजिस्टर्स 1 2 3, इनमें से कुछ पैरेलल में तो नहीं कनेक्टेड ना, ये वाला ये सब सीरीज में है और ये भी सीरीज में. दिस इज जस्ट अ सिंपल सीरीज सर्किट जो है 3 रेजिस्टर्स 1 2 3. दो का रेजिस्टेंस आपको पता है, इसका 0.9 है, इसका 0.35 है, इसका नहीं पता. करंट आपको पता है कितना गुजर रहा है इस सर्किट में से, वोल्टेज आपको पूरे सर्किट का EMF पता है. सो आप पहले टोटल रेजिस्टेंस निकाल लो सर्किट का. ऐसा ही होगा, V इक्वल टू IR यूज करो और ये होगा टोटल रेजिस्टेंस, और यहाँ पे यूज करो EMF टोटल वैल्यू.
और करंट तो है ही, टोटल एक ही करंट होता है सीरीज सर्किट में। तो 4 वोल्ट्स का ईएमएफ, करंट है 2 एम्पेयर्स, और रेजिस्टेंस जो टोटल वाला आ रहा है वो कितना आ रहा है भाईजान? 2 ओम्स। अब आपको पता है कि टोटल रेजिस्टेंस जो है वो 3 रेजिस्टेंसेस के बराबर होगा। 0.9 ओम की वायर है, 0.35 ओम का इंटरनल रेजिस्टेंस है, प्लस आर हमारा वाला रेजिस्टेंस। सो ये हो गया 2 0.9। सो आर क्या आया? 3/4, 0.75 ohms. Yes, सही है। So now you know कि this is 0.75. Now you have more information about the circuit. अब जिस चीज का हम सब वेट कर रहे थे, पोटेंशियोमीटर का क्वेश्चन। So a cell of 1.2 EMF is connected to the circuit as shown. So बेटा ये है सेल, और इसका EMF अननोन नहीं है, इसका EMF आपको बता दिया है। अब आपको पता है कि इस सेल का EMF इससे छोटा होना चाहिए हमेशा, और इस सर्किट के लिए हमेशा ये जो वाली बैटरी और इन दोनों बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल एक्स से कनेक्ट किया होता है, आपको बताया। ये सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर लगाया हुआ है, ये आपकी पोटेंशियोमीटर अरेंजमेंट है। लेकिन बात जो याद रखने की है वो ये है कि इस वायर एक्स वायर के अक्रॉस पीडी कितना था? कैन समवन रिमाइंड मी? इज इट 4 वोल्ट्स? इज इट 4 और इज इट समथिंग एल्स? बोलो 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 बोलो, क्या होगा? Less than 4. इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ था हमें, PD अक्रॉस वायर इज 1.8, तो ये है 1.8। आपको निकालने की तकलीफ नहीं करनी पड़ेगी, उन्होंने आपको दे दिया। तो जो भी नल पॉइंट आएगा, इफ दिस इज द नल पॉइंट, तो यहां पे रीडिंग आएगी 0। और इसका मतलब ये होगा कि ये जो हमारा PD है, कौन सा वाला, यहां से यहां तक का, ये वाला जो PD है ये कितना होना चाहिए अगर ये नल पॉइंट है? तो ये जो PD है पर्पल लाइन वाला, ये कितना होना चाहिए? 0.9. 0.9 क्यों होगा? पॉइंट P मिड पॉइंट पे नहीं है मेरे बच्चे, लेकिन पॉइंट P नल पॉइंट है। पॉइंट P नल पॉइंट है, मतलब रीडिंग जो है वो गैल्वेनोमीटर पे 0 आ रही है। तो आपने जब ऐसा पॉइंट ढूंढ लिया, तो ये रीडिंग 0 कब आती है? आज ही तो बार बार रिपीट कर रहा था वो वाला पॉइंट में, आज की तो क्लास में पढ़ा है। कब जाके नल पॉइंट मिलता है? जब इस यहां से लेके यहां तक का PD, यस सोहा, यहां से लेके यहां तक का PD बराबर हो जाता है अली किस चीज के? एक ट्राई और मारो। ये PD किस चीज के बराबर हो जाता है जब यहाँ रीडिंग 0 आती है? एक तुक्का और मारो, देखना सही हो जाएगा, मैं बता रहा हूँ। ये जो PD है ये सर्किट में किस चीज के बराबर हो जाता है जब गैल्वेनोमीटर 0 रीडिंग देता है? आ रहा है याद या नहीं आ रहा? एक अटेम्प्ट तो और करो, कौन बताएगा मुझे और? EX, E0. एक EX ये वाला होता है। तो ये है 1.2, इसका मतलब ये भी कितना होगा? नल पॉइंट पे ये भी 1.2 होगा, राइट। और हमने वो कह रहे हैं आपके पास, ये कह रहे हैं कि बेटा यहां से यहां तक ये वायर जो है ना वो पूरी उसकी टोटल लेंथ है L, हमें नहीं पता क्या है टोटल लेंथ। और वो कह रहे हैं कि जहां पे नल पॉइंट आया है ना वो लेंथ है X से लेके P तक की 0.3, ये लेंथ 0.3 है। पूरी लेंथ L कितनी है वो आपको निकालनी है, एक्स वाई लेंथ आपको निकालनी है। क्या फॉर्मूला पढ़ा था? आज ही पढ़ा कि ये वाले सेल का जो EMF होता है, राइट, इसे आप EX कह लो, राइट, वो डिवाइडेड बाय ये वाला पूरा EMF, ये वाला पूरा EMF, और सॉरी ये वाला EMF के बराबर तो नहीं है, इसके बराबर तो नहीं है, हमें ये वाला पूरा PD पता है कितना है, 1.8। और ये 1.8 जो है ये यहाँ पे आ जाएगा, इनपुट PD बेसिकली मेरा पूरी वायर के अक्रॉस। ये वाला रेशियो जो PDs का रेशियो है दैट शुड बी इक्वल टू द रेशियो ऑफ द लेंथ। तो इतनी जो लेंथ है वो कह रहे हैं 0.3 बनती है, तो ये 0.3 बनेगी। टोटल लेंथ कितनी होगी ये हमें नहीं पता। अच्छा, अब ये जो जहां मैंने EX लिखा है ये मुझे पता है, ये सेल EX का जो EMF है मुझे पता है कितना है, 1.2।
तो मेरा जब मैंने रीअरेंज किया और सब कुछ सॉल्व किया तो लेंथ कितनी आ रही है? बोलो, सॉल्व करके बताओ। बस आपने ये जितने भी पोटेंशियोमीटर सर्किट है उसमें एक ही कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है, पीडीज का रेशियो शुड बी इक्वल टू लेंथ का रेशियो। और वो जो ये वाला पीडी होता है वो आपको पता है कि इस सेल के बराबर आना चाहिए नल पॉइंट पे। तो दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, दैट्स ऑल इट इज। आंसर क्या आ रहा है बेटा रीअरेंज करके? 0.45 आ रहा है। एक दफा मैं कैलकुलेटर में चेक कर लूं। सो L इक्वल्स 0.3 डिवाइडेड बाय 1.2 into 1.8। yes, exactly 4.5, 0.45 आ रहा है। Does everyone understand this question? आज ही पढ़ाया तो इसलिए मैं बार बार पूछ रहा हूँ कि भाई सबको कंफर्म है, इसमें इसलिए ज़्यादा टाइम लगा रहा हूँ। क्लियर है ये? हमजा, फैजी बेटा क्लियर है ये? फैजी तुम आज मेरे ख्याल से क्लास में थे नहीं वैसे। फहद, जी सर क्लियर। क्लियर। चलो आगे चलेंगे। सर एंड टाइम पे आ गया, अच्छा, 1 घंटा लेट। फिक्स्ड रेजिस्टर इज प्लेस्ड बाय अ डिफरेंट रेजिस्टर। ये जो रेजिस्टर आर है उसका रेजिस्टेंस बढ़ा रहे हैं, इसका रेजिस्टेंस बढ़ा रहे हैं। कह रहे हैं कि अब जो नल पॉइंट है, स्टेट एंड एक्सप्लेन द चेंज इफ एनी दैट मस्ट बी मेड टू द पोजीशन ऑफ पी। मतलब नल पॉइंट की पोजीशन को क्या फर्क पड़ेगा? ठीक है, नल पॉइंट की पोजीशन को क्या फर्क पड़ेगा रेजिस्टेंस आर को बढ़ाने से? तो मुझे बताओ कि अब नल पॉइंट जो है पॉइंट पी वो यहां कहीं लाए करेगा या यहां कहीं लाए करेगा अगर आर को बढ़ा देंगे? थिंक अबाउट पीडीज फर्स्ट, थिंक अबाउट पीडीज, थिंक अबाउट द पीडी जो पूरी वायर एक्स वाई को मिलेगा। अभी मिल रहा है 1.8, 4 वोल्ट्स में से इसको मिल रहा है 1.8 वोल्ट्स, और उसका कुछ चंक 1.2 यहाँ पे लेने के लिए आपको 0.3 की लेंथ यहाँ से यहाँ तक की कवर करनी पड़ती है। ऐसा ही है। अब जब इसको बढ़ा देंगे तो वायर एक्स वाई का जो शेयर है वो कम हो जाएगा या बढ़ जाएगा? पहले तो ये बताओ, यहां से बात स्टार्ट होगी। सो पीडी अक्रॉस आर विल, ये वाला आर, ये वाला पीडी बढ़ेगा या कम होगा? मुझे एक एक वर्ड में मैं स्टेप बाय स्टेप लेके चलूंगा। पीडी अक्रॉस आर बढ़ेगा या कम होगा? मुझे जवाब चाहिए सबसे। इंक्रीज, डिक्रीज, सेम, क्या जवाब होगा? आर के अक्रॉस पीडी, आर का रेजिस्टेंस बढ़ा है तो इसके अक्रॉस पीडी क्या होगा? बोलो बच्चों। ज्यादा होगा। एग्जैक्टली, आर के अक्रॉस पीडी इंक्रीज करेगा। और ये वाला जो पीडी है वायर के अक्रॉस पीडी, एक्स वाई के अक्रॉस पीडी बढ़ेगा या कम होगा? बोलो। कम होगा। गुड, बिल्कुल सही। तो अब बेटा अगर मैं लेंथ को यहीं पे रखता हूं, इसको यहीं रखता हूं, तो अब ये वोल्टेज ये कम हो जाएगा या बढ़ जाएगा? ये वाला जो पीडी है वी, ये बढ़ेगा या ये भी कम होगा? टोटल पीडी वायर का कम हो गया, तो अब उतनी ही लेंथ पे ये वाला पीडी बढ़ेगा या ये कम होगा? सोच समझ के जवाब देना। इस इक्वेशन को देख लो, डोंट वरी अबाउट इट, जस्ट लुक एट दिस इक्वेशन। अगर मैं इसको बोलता हूँ V1, लुक एट दिस, ये V1 है, ये V2 है, ठीक है। V1 अपॉन V2 इज इक्वल्स टू, अब इस तरह बात करते हैं, ये हो जाएगी लेंथ L2 और ये वाली पूरी लेंथ कितनी है? L1, ठीक है। अब इक्वेशन को लिखता हूँ यहाँ पे, मैं इक्वेशन लिख रहा हूँ L1 अपॉन L2 इज इक्वल, इस तरह लिख लेते हैं V2 अपॉन V1 इज इक्वल्स टू L2 अपॉन L1। इस तरह इसलिए लिख रहा हूँ ताकि V2 न्यूमरेटर में रहे और देखने में आसान हो। तो L2 और L1 को तो चेंज नहीं कर रहे, लेंथ तो अभी सेम रख रहे हैं ना यार, ना इसको हटा रहे हैं ना इस वायर की लेंथ को कम कर रहे हैं। V1 आपने बोला था डिक्रीज करेगा, यही बोला था ना अली? जी V1 डिक्रीज करेगा। एक काम करते हैं, V1 को उठा के यहाँ ले जाते हैं, यही करना होता है ना यार, रीअरेंज ही करना होता है।
V1 को उठा के यहाँ ले गया, बताओ V1 बेटा अगर डिक्रीज हो रहा है, V1 अगर डिक्रीज हो रहा है तो V2 पे क्या फर्क पड़ेगा, कम होगा या बढ़ेगा? बोलो 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 बोलो। कम हमजा होगा। क्या कह रहे हो, सुना नहीं मैंने। फिर कम होगा। गुड, तो V2 होगा डिक्रीज। तो आपकी जो V2 की वैल्यू है ये 1.2 नहीं रहेगी, मतलब अब ये पॉइंट P इज नो लॉन्गर द नल पॉइंट, दिस पॉइंट इज नो लॉन्गर द नल पॉइंट। एंड व्हाई इज इट नो लॉन्गर द नल पॉइंट? बिकॉज ये वाला जो PD है इस सेल के EMF से कम हो गया है, ऐसा ही हुआ है ना, V2 is now less than 1.2 volts, so this is not the null point. तो now in order to find the null point again, मुझे यहाँ PD बढ़ाना है, और अली यहाँ PD बढ़ाने के लिए इस मूवेबल कॉन्टैक्ट को यहाँ मूव करूँ या यहाँ मूव करूँ? पीछे मूव करेंगे। किधर 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 किधर, फिर से बोलो। Y या X की तरफ, ऐसे बताओ। फिर वाई की तरफ। आगे बढ़ाना की है, तरफ। अगर बढ़ाना है हमजा, अगर बढ़ाना है तो सिंपली आपको ये वाली लेंथ बढ़ानी पड़ेगी, सिंपल सी बात है। देखो इस इक्वेशन को दोबारा देखो, V2 आपका डिक्रीज हुआ था, ऐसे ही हुआ था ना, V2 डिक्रीज हो रहा था, बट यू वांट V2 टू बी 1.2 अगेन, इजंट दैट व्हाट यू वांट? यू वांट या V2 टू बी 1.2 अगेन, तो आपको L2 को बढ़ाना पड़ेगा ना। L2 क्या है, यहाँ से यहाँ तक है, L2 को बढ़ाऊंगा तो V2 दोबारा बढ़ेगा और 1.2 आएगा, इसको 1.2 के इक्वल करना है। तो पॉइंट P को उठा के इधर लाना, यहाँ कहीं इसको मूवेबल कॉन्टैक्ट को ग्रेजुअली इधर मूव करेंगे और देखेंगे दोबारा रीडिंग 0 कब आती है। गॉट इट? बिल्कुल छोटे छोटे बेबी स्टेप्स में ब्रेक डाउन कर दिया इस यस, सवाल। समझ आ गई सर। अब इसको लिख देते हैं, तो हम बताएंगे कि PD अक्रॉस व्हाट, हमने सबसे पहले क्या बात की थी, R, जो रेजिस्टर R था वो इंक्रीज करेगा। अब उनको 4 पॉइंट्स नहीं चाहिए, लेकिन हम इसको 4 पॉइंट्स में ब्रेक करेंगे, तो PD अक्रॉस वायर XY डिक्रीजेस, ये असल में उनके लिए एक ही पॉइंट है, दिस इज जस्ट 1 मार्क फॉर देम, बट हम अपनी तसल्ली के लिए पूरा पूरा ब्रेक डाउन करके लिखेंगे, जगह हमारे पास बहुत है। ये हो गया, ये हो गया। अब बताओ जब ये दोनों PD ये डिक्रीज करेगा तो इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, सो ये जो हमारा नल पॉइंट नहीं रहेगा P, तो अब हमें ये वाला PD बढ़ाने के लिए, जिसको हम V2 रेफर तो नहीं कर सकते सवाल में, V2 बोलेंगे तो एग्जामिनर को समझ नहीं आएगा क्या बात कर रहा है, बोलेगा भाई क्या V2 कर रहा है। तो आप सिंपली ये बताओ कि टू इंक्रीज द PD बिटवीन X एंड P, पॉइंट P शुड बी मूव टू द राइट, ये कह सकते हैं, राइट? तो हम ये कह देंगे टू फाइंड द नल पॉइंट, बस इस तरह कह देते हैं, टू फाइंड द नल पॉइंट। ये जो बीच वाली बात हमने डिस्कशन की है ना सारी, ये वाली, इसको हम लिख नहीं रहे, बिकॉज ये लिखना अजीब सा ही लगेगा और ना ये मार्किंग स्कीम में पार्ट है, दिस इज समथिंग दैट यू मस्ट जस्ट अंडरस्टैंड। और ये अंडरस्टैंडिंग के बगैर ऑब्वियसली हम अगली बात कर नहीं सकते कि इसको राइट पे लेके जाना पड़ेगा। टू फाइंड द नल पॉइंट अगेन, मूवेबल कॉन्टैक्ट must be moved towards y. So now we have the last question left. आज अच्छे टाइम से पेपर हो गया। Proton in a nucleus decays to form a neutron in beta plus decay. You must remember this, right? ये आपने कहाँ पढ़ा है, ये आपने क्वेश्चन पढ़ी है। प्रोटॉन डिके करता है न्यूट्रॉन में और साथ में डिके होता है बीटा प्लस पार्टिकल, बीटा प्लस पार्टिकल का ये सिंबल है, साथ में एक और चीज क्या बनती है, एनदर लेप्टॉन, साथ में एक और चीज क्या बनती न्यूट्रिनो। है, जब एंटी इलेक्ट्रॉन बन रहा है तो साथ में न्यूट्रिनो बनता है, और अगर बीटा माइनस डिके हो तो उसमें एंटी न्यूट्रिनो बनता है, तो यहाँ पे न्यूट्रिनो आएगा। गुड। अच्छा, इस न्यूट्रिनो का वैसे असल में पूरा नाम जो है ना वो इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो होता है, जस्ट FYI, ऑल्दो इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, बट इसका नाम इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो होता है पूरा नाम। नेम द इंटरेक्शन दैट गिव्स राइज टू दिस डिके। 4 तरह की फंडामेंटल फोर्सेस होती हैं इस दुनिया में, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स। जो बीटा डिके की अंदर जो फोर्स इन्वॉल्व है, जिस 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 रीजन की वजह से ये डिके होता है, उसे हम कहते हैं वीक न्यूक्लियर फोर्स। स्टेट
विच ऑफ द थ्री पार्टिकल्स, ये और ये, हैज द लार्जेस्ट रेशियो ऑफ चार्ज टू मास। चार्ज टू मास रेशियो क्या होता है? चार्ज अपॉन मास। यार अगर आपको इमीडिएटली नहीं याद आ रहा तो आप लिख के देख लो। अब प्रोटॉन का मास होता, प्रोटॉन का चार्ज होता है E अपॉन U। ये प्रोटॉन के लिए होता है, चार्ज और मास को डिवाइड कर रहा हूँ। अभी भी इसको कूलम्स में कन्वर्ट कर लूँगा, कोई मसला नहीं है। न्यूट्रॉन का क्या होता है? न्यूट्रॉन का चार्ज होता ही नहीं है, 0 अपॉन U, तो न्यूट्रॉन का तो चार्ज टू मास रेशियो हो गया 0। U क्या है? इनका मास, जो कि kg में कन्वर्ट करना आता है आपको। और बीटा प्लस पार्टिकल जो है, जो कि आपका इलेक्ट्रॉन है, उसका चार्ज होता है नेगेटिव E। नेगेटिव साइन से फर्क नहीं पड़ता, इट्स द मैग्नीट्यूड दैट मैटर्स, अपॉन U डिवाइडेड बाय तकरीबन 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 1800। मतलब U की वैल्यू बहुत छोटी, इसकी जो मास की वैल्यू बहुत छोटी होती है। अब देखो इसका तो कंपैरिजन ही नहीं है, इसका तो जाहिर सी बात है, इसको तो छोड़ दो। इन दोनों को कंपेयर करो, चार्ज किसका ज्यादा है? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में से चार्ज किसका ज्यादा है? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में से चार्ज ज्यादा किसका है? प्रोटॉन का या इलेक्ट्रॉन का? प्रोटॉन। बराबर है बेटा। साइन को नहीं देखते, सिर्फ मैग्नीट्यूड में इंटरेस्टेड है। अभी लिटरली 10 सेकंड पहले मैंने बात की थी। सो साइन को नहीं देख रहे आप। चार्ज दोनों का बराबर है, 1.6 टाइम्स 10 टू द पावर -19। डिनोमिनेटर में मास किसका ज्यादा है? मास किसका ज्यादा है, प्रोटॉन का या इलेक्ट्रॉन का? ऑलरेडी नो के किसका मास ज्यादा होता है? प्रोटॉन का मास बहुत प्रोटॉन। ज्यादा होता है। तो इसका डिनोमिनेटर बहुत बड़ा है तो इसका रेशियो छोटा आएगा, और इसका डिनोमिनेटर बहुत छोटा है, इसका रेशियो बड़ा आएगा। राइट, चार्ज टू मास रेशियो। इलेक्ट्रॉन की तो बात नहीं हो रही, पॉजिट्रॉन है ये, तो इसको प्लस ही लिख लेता। ऑब्वियसली वो माइनस साइन डाल के हमें कंफ्यूज कर दिया। तो हमारा बीटा प्लस पार्टिकल जो है, उसका चार्ज टू मास रेशियो सबसे ज्यादा होना चाहिए, चार्ज और मास को डिवाइड करना। यूज द क्वार्क मॉडल टू शो दैट द चेंज ऑन द प्रोटॉन is E, the charge on the proton is E plus, where E is the elementary charge. So proton का जो quark composition है वो क्या है? अप अप डाउन। अप क्वार्क पे कितना चार्ज होता है? इतना ही होता है। 2/3 E। मुझे भूले में यार, तुम लोग ही बताओगे। कंफर्म 2/3 होता है। जी और सर। डाउन का कितना होता है? -1/3E। तो ये सब मिला के प्लस 1E के बराबर आएगा। एक दफ़ा चेक कर लेते हैं। 2/3 प्लस 2/3 -1/1 आ गया, शो हो गया, खत्म। क्वार्क कॉम्पोजिशन ऑफ प्रोटॉन इज चेंज ड्यूरिंग द डिके। जब ये डिके होता है, एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन में तब्दील होता है, तो क्वार्क कॉम्पोजिशन में क्या चेंज आता है भाई? न्यूट्रॉन में क्या, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के अंदर जो है, इसकी क्वार्क कॉम्पोजिशन है अप अप डाउन, इसकी क्वार्क कॉम्पोजिशन है अप डाउन डाउन। तो एक अप क्वार्क एक डाउन क्वार्क में चेंज हुआ है। सिर्फ इतनी सी बात यहाँ पे बतानी है, सिर्फ ये बात यहाँ पे लिखनी है। बता दो, अप क्वार्क चेंजेस इनटू अ डाउन क्वार्क। इलेक्ट्रिक फोर्स इज नो लॉन्गर इन योर सिलेबस। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ टाइम चार्ज ऑफ द पार्टिकल होती है, बट बिकॉज इट्स नॉट पार्ट ऑफ द सिलेबस, तो ये तो हम नहीं कर रहे। और क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं निकाल रहे, तो फिर एक्सेलरेशन भी नहीं निकाल रहे, और फिर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ भी नहीं बना रहे। ठीक है, खत्म हो गया पेपर। कितने मार्क्स का नहीं किया हमने? 1 2 3 4, सो 56 मार्क्स का पेपर किया है। और हो गया। ऐसे इतना मुश्किल पेपर नहीं था। पोटेंशियोमीटर का भी जो सवाल है वो थोड़ा सा आई गेस ट्रिकी था, बट इट्स फाइन। चलें जी, अगली क्लास में मिलते हैं कल इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़। काफी सर।